हाँ बच्चों, क्या हाल है। आप सभी का स्वागत है वर्क चैनल पे। चैप्टर चल रहा है हमारा बायोमोलिकुल्स। और ये हमारा लास्ट सेकंड लेक्चर है। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर आएगा, देन हमारा बायोमोलिकुल कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन मैंने सीरीज को रोके हुए हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक बार सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट कर लूँ, यानी ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। फिर इसके हम साथ साथ अपना क्वेश्चन सीरीज करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का चैप्टर यानी आज का लेक्चर में क्या है। आज है लेक्चर इंजाइम्स के बारे में देखेंगे। अब आने वाला जो दो लेक्चर होगा वो पर्टिकुलर या फिर क्या स्पेसिफिकली सारे इंजाइम पे होंगे, ठीक है। तो इंजाइम क्या है? इंजाइम्स, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑल इंजाइम, ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी इंजाइम्स है जो कि प्रोटीनस नेचर के नहीं होते। वो कैसे होते हैं? न्यूक्लिक एसिड नेचर होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, और फिर भी वो इंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे लिख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। प्रोटीन वैसे कैसे प्रोटीन जो कि 3D स्ट्रक्चर होंगे और उनके पास क्या होंगे? एक्टिव साइट्स होंगे। एक्टिव साइट, अब एक्टिव साइट क्या है आगे हम जानेंगे। फर्स्ट में से शुरू करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक अ एंजाइम। एक्सेप्शन है ये, कौन सा? राइबोएंजाइम। राइबोएंजाइम क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। और ये कैसा है, कैसे बिहेव करता है? एंजाइम की तरह बिहेव करता है। एक्सेप्शन है, हमसे याद रखेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। राइबोसोम क्या है? एक हमारा प्रोटीन नहीं है, क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, कैसा बिहेव करता है? एंजाइम की तरह। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। अब हम एंजाइम्स को, चूंकि प्रोटीन है और हमें पता है कि प्रोटीन 4 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो हम एंजाइम को किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। अगर मान के चले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इनके पास कुछ एक्टिव साइट्स है, यहाँ पे कुछ मान के चलते हैं 3-4 एमिनो एसिड मिलकर अगर वहाँ पे एक्टिव साइट का फॉर्मेशन करते तो भी एंजाइम का बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो बोला कि one can depict an enzyme by line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure, that is amino sequence of the protein, or the secondary or the tertiary structure. मतलब एंजाइम क्या है? और भी प्रोटीन की तरह, क्योंकि हम एंजाइम हमारा प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, और वो प्रोटीन की तरह किसी भी स्ट्रक्चर का फॉर्म में हो सकता है। इधर वो प्राइमरी हो सकता है, इधर वो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर जो भी पढ़ने वाले हो टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में ही पढ़ेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर अपॉन इटसेल्फ, द चैन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी सर्विसेज और पॉकेट्स आर मेड। तो इसका मतलब क्या है? ये सब हमें पता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में हमारा बॉल की तरह पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा कुछ करने से, देखिए जैसे माने कोई पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसा फॉर्म कर रहा है, ठीक है, वैसे फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे कुछ एक पॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया? हमारा पॉकेट स्ट्रक्चर बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इस पॉकेट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। तो ये बोल रहा है कि द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मेनी सर्विसेज और पॉकेट आर मेड। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट। जब पॉलीपेप्टाइड चेन अगर स्ट्रेट चेन है, इस तरह अगर हम उसे बॉल के शेप में फोल्ड करते हैं तो कुछ ऐसे पॉकेट शेप 3D स्ट्रक्चर में बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट, ठीक है। एंड एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ सर्विक्स और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। अब इसी एक्टिव साइट में हमारा जो सबस्ट्रेट होता है, जैसे मान के चलिए कोई सबस्ट्रेट है जो कि फर्दर प्रोडक्ट में फॉर्म करने वाला है, तो एंजाइम की हेल्प से होता है। तो एंजाइम में वो कहाँ पे फिट होता है? इसी एक्टिव साइट में, ठीक है। इसी एक्टिव साइट में हमारा क्या फिट होता है? सबस्ट्रेट। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विच इज अब एक्टिव साइट का डेफिनेशन है कि एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज अ सर्विक्स और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। क्या है? एक तरह का पॉकेट है जिसमें हमारा सबस्ट्रेट क्या होता है? फिट करता है। दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज द रिएक्शन एट हाई रेट। अब वैसे एंजाइम अपने एक्टिव साइट के साथ मिलकर किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, कैसे? हाई रेट में, मतलब स्पीड अप कर देते हैं। कैसे एंजाइम? जिनकी आप एक्टिव एंजाइम जो अपने वैसे एंजाइम जो अपने एक्टिव साइट के साथ मिलकर कैटलाइज करते हैं। एंजाइम कैटलाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। जो एंजाइम कैटलिस्ट है एक तरह क्या है? हमारा बायो कैटलिस्ट है और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट अलग होता है। ये दोनों आपस में डिफर करते हैं। अब इसमें से हम एक मेजर डिफरेंस मेंशन करने वाला है। जैसे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो हमारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है, जैसे मान के चलते हैं जिंक, क्या है? हमारा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। ये हमारा वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। जबकि जो एंजाइम क्या है? हमारा क्या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है,
कह सकते हो इसे बायो कैटलिस्ट, बायो कैटालिस्ट गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर से एवो 40 डिग्री सेल्सियस। यानी जो हमारा एंजाइम है वो क्या है, बायो कैटलिस्ट है, और वो डैमेज होता है कैसे, हाई टेम्परेचर पे। जबकि अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का, वो हमारे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कैसा वर्क इफिशिएंटली करता है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट में। सॉरी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल कंपाउंड अंडरगोज टू टाइप चेंजेस। अब कोई भी केमिकल कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड होता है, या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में दो टाइप का चेंजेस होते हैं उनमें। कौन कौन सा, एक होता है फिजिकल चेंज और एक दूसरा क्या होता है हमारा केमिकल चेंज, या फिर हम कह सकते हैं उसे केमिकल रिएक्शन। तो कैसे कैसे चेंज होता है हमारा, एक फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है हमारा केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज, अब फिजिकल चेंज क्या है, आइए हम देखते हैं। फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है हमारा, या तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिना बॉन्ड का ब्रेक से। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस क्या है, मतलब दो फिजिकल चेंज में दो प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं। एक जिसमें हमारा शेप चेंज होगा, शेप चेंज होगा, और दूसरे में हमारा क्या होगा कि स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। ठीक है, जिस आइस मेल्ट इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम वेपर, ये हमारा क्या है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। आइस क्या है हमारा सॉलिड और वाटर क्या हमारा लिक्विड। अगर बात करें वाटर क्या है यहाँ पे लिक्विड, और यहाँ पे वेपर क्या है हमारा गैसेस फॉर्म है। तो सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू गैस क्या रहा है, हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। और ठीक है, तो इस तरह क्या है हमारा एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, इसमें कोई बॉन्ड का ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में एक्चुअली होता क्या है कि चेंजेस तो होते हैं किस किस में, एक हमारा शेप में और दूसरा हमारा स्टेट में, स्टेट ऑफ मैटर में, विदाउट विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। ठीक है, कैसा, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड लिख सकते हैं। ये दोनों चीज में क्या होता है, विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कोई हम बात करें अगर जब बॉन्ड टूटने लगेगा और न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी स्टेट या फिर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान अगर उसका बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और नया बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो वैसे चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज हो रहा है, और उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का हम देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे Ba, अगर हम यहाँ पे OH, दो OH लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लगा रहे हैं H2SO4, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि SO4 जो है हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Ba के साथ, और यहाँ से दो वाटर मोलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करके हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर मोलिक्यूल। तो एक तरह का जो बेरियम में जो हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमारा रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसमें BOH का, और न्यू बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसमें BOSO4, यानी SO4 और BO में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर हम BA और OH में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे चेंज को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा केमिकल चेंज हो रहा है, और इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। तो ये कैसा केमिकल रिएक्शन है, हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। वही अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के केस में, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। अब इसको हम देखें कैसे, अगर हम स्टार्च का रिएक्शन देखें या फिर हम उसे दो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टार्च क्या हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो डिफरेंट ग्लूकोज अगर हमारा कंबाइन करता है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है, तो ये अगर हम मान के चलो हमारा स्टार्च का पॉलीमर है। ठीक है, यहाँ पे OH है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर हम यहाँ पे दो स्टार्च मॉलिक्यूल का दो मतलब बॉन्ड या मोनोमर का अगर बात करें इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे वाटर का रिएक्शन करेगा और यहाँ से दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर आएगा, जिसमें OH और एक OH आपका यहाँ फॉर्म करेगा। तो यहाँ जो क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रीवियस वाला बॉन्ड था ब्रेक हुआ और यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्म किया है। तो ऐसे कैसा रिएक्शन हुआ, यह हमारा एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ। क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, यानी हमारे बॉडी में होता है। तो ये कैसा हमारा हुआ, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, या फिर हम कह सकते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का हमने एग्जांपल्स देखे, जिसमें हमने देखा कि कैसे न्यू बॉन्ड फॉर्म करें और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और फिजिकल चेंज में हमने देखा कि दो चेंज होते हैं, एक उनके शेप में
और दूसरा उनके स्टेट्स ऑफ मैटर में। इनमें होता है क्या है कि चेंज तो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है, बट उसमें जो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ये मेजर चेंजेस है या फिर हम कहते हैं बेसिक डिफरेंट है हमारे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में। फिर क्या है कि रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। जो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस क्या है, हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो पर यूनिट टाइम कितना फॉर्म कर रहा है। यानी हम बात करें, अगर मान के चले हमारे क्या है सबस्ट्रेट है और ये आगे जाकर रिएक्शन करके फॉर्म किया एक प्रोडक्ट में, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कितना फॉर्म कर रहा है, इस प्रोसेस को या फिर इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फिजिकल चेंज या फिर रेट ऑफ केमिकल चेंज। अगर हमारा स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पे हम बात करें अगर शेप या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे रेट ऑफ फिजिकल चेंज, या फिर हम अगर उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है यानी हम कहते थे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना पर टाइम फॉर्म कर रहा है तो हम कह देंगे केमिकल प्रोसेस हो रहा है। तो रेट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड वेलोसिटी। हम रेट को वेलोसिटी भी कहेंगे तब जब हम उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेंगे। यानी हम कहेंगे अगर यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो हम पूछेंगे कि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट एक तरह क्या है, पर्टिकुलर हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये लेफ्ट या राइट है तो सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट एक क्या है, डायरेक्शन जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिजिक्स जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या फिर स्केलर चीज़ को अगर हम उसे डायरेक्शन दे दें तो हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म। तो जो हमारा वेलोसिटी क्या है, एक तरह का वेक्टर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पीड है या फिर हम कहते हैं रेट क्या है, हमारा क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर हम इसको डायरेक्शन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, एक तरह का हम डायरेक्शन दे रहे हैं, लेफ्ट से राइट या फिर अप से डाउन, ये सब क्या डायरेक्शन है। तो वही अगर रेट, अगर हम किसी भी रेट को अगर हम उसे डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे तो वो रेट हमारा क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी है हमारे किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर के थ्रू। बेसिकली हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो हम बायो में ही डिफाइन करेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज या फिर वेलोसिटी है या फिर वेलोसिटी ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, टेम्परेचर के थ्रू। एक जनरल रूल है, क्या है जनरल रूल है कि रेट डबल और डिक्रीज बाय हाफ। बोलते हैं या तो रेट डबल होगा या फिर डिक्रीज करेगा हाफ बाय एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन देयर डायरेक्शन। अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, डबल होगा। वही अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस को डिक्रीज करेंगे, यानी हम बात करें अगर हम 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो यहाँ जो रेट क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। वही अगर हम बात करें 30 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री डिक्रीज कर रहा है, तो जो हमारा रेट क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा हाफ। तो ये हमारा क्या है, थंब रूल है। ये हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। किस में, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन द ऑफ द अनकैटालाइज्ड वन। मतलब इसका कहना क्या जा रहा है कि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन यानी जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है उसका जो स्पीड है, उसका जो रेट है इसमें सब्सट्रैक्ट और प्रोडक्ट फॉर्म करने में वो बहुत हाई होता है वैसे रिएक्शन से जो कि विदाउट इंजाइम रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखें हम, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, एक ये इंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। तो क्या बना हमारा कार्बोनिक एसिड, इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो एग्जांपल रहेंगे हम कैसा ले रहेगा यहाँ पे, विदाउट इंजाइम कहने का मतलब क्या है, हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं लेंगे, बस सिंपली हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कराएंगे। तो वो यही बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंजाइम द रिएक्शन इज वेरी स्लो। बिना किसी इंजाइम में ये जो रिएक्शन होगा बहुत स्लो होगा। कैसा स्लो, मतलब अगर पर्टिकुलर कोई हमें डाटा दे तो क्या बता रहा है कि 200 मोलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। तो जो कार्बोनिक एसिड जो हमारा जो ये 200 इसका मॉलिक्यूल बनेगा 1 घंटा में, वो कितना बनेगा, बस 200 ही बनेगा, ठीक है, इतना स्लो है। लेकिन वही अगर हम इंजाइम यूज़ करेंगे, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे कौन सा इंजाइम यूज़ करेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज़ करेंगे, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो लाइक बाय यूजिंग एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, the reaction is speed up dramatically about 6 lakh, कितना हो जाएगा ये, 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म एवरी सेकेंड। देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ पे। बिना इंजाइम का जो 1 घंटा में हमारा जहाँ 200 मॉलिक्यूल ही बन रहा था, कितना, 200 मॉलिक्यूल ही बन रहा था, वही जब हम एक इंजाइम यूज़ कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो हमारा पर सेकेंड कितना बनने लगा, 6 लाख। कितना इंक्रीज हुआ, तो इंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन
बाई अबाउट 10 मिलियन टाइम। सोचिए 10 मिलियन टाइम हमारा जो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे रहा है, यानी कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन 10 मिलियन टाइम्स हो जा रहा है। किसके आने से? इंजाइम के आने से। तो हम देख रहे हैं कि इंजाइम का इन्फ्लुएंस हमारे रिएक्शन में या फिर हमारे बॉडी में कितना ज़्यादा है, वरना बिना इंजाइम के हमारा बॉडी कितना स्लो वर्क करता है। ठीक है, अब है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर 1000 टाइप्स ऑफ इंजाइम। हमारे बॉडी में 1000 तरह के, बहुत हजारों इंजाइम्स हैं, और जितने ईच इंजाइम यानी अगर 1000 इंजाइम्स है, ठीक है, तो हर एक इंजाइम का अपना यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, मतलब इस लाइन का मतलब कहना क्या है कि अगर हम मान के चले मेरे पास 100 इंजाइम्स है, ठीक है, 100 इंजाइम है, तो वो कैसा, सॉरी 1000 इंजाइम्स है, तो कैसा रिएक्शन करेगा? 1000 तरह का केमिकल रिएक्शन करेगा। केमिकल रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप हो, यानी 1 2 3, यहाँ से ये सबस्ट्रेटेड प्रोडक्ट बना, फिर ये अगला प्रोडक्ट से प्रोडक्ट 2 बनेगा, तो ये प्रोडक्ट 2 के लिए जो पहला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा। तो क्या एक तरह का मल्टी स्टेप है, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, ये भी। तो बोले कि अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम कॉल्ड द मेटाबॉलिक पाथवे। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे क्या है कि अगर मान के चलते एक सबस्ट्रेट है वो बी में फॉर्म किया, बी सी में फॉर्म किया और सी डी में फॉर्म किया, तो एक तरह क्या एक पाथ फॉलो कर रहा है। डी फॉर्म करने के लिए हमारा बी और सी का भी फॉर्मेशन होना ही इतना ही जरूरी है। अब ए से बी फॉर्म करने मान के चलते पहला इंजाइम है, यहाँ पे सेकंड इंजाइम है, और इसी सेकंड इंजाइम का ये सेकंड बी इंजाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाए कि यहाँ पे हम कह सकते हैं डिफरेंट इंजाइम इन्वॉल्व है या फिर हम सेम इंजाइम इन्वॉल्व है। तो एक रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं मल्टी रिएक्शन के लिए हर एक स्टेप में अलग अलग एंजाइम या फिर सेम एंजाइम इन्वॉल्व करेगा, तो जिस पाथवे को फॉलो करेगा उस पाथवे को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? मेटाबॉलिक पाथवे। एक एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड का। ठीक है, ग्लूकोज से 2-पायरुविक एसिड, तो ये कैसा है? ये हमारा यहाँ पे 10 स्टेप होता है और हर एक स्टेप में हमारा अलग अलग एंजाइम होता है। तो एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट इंजाइम्स कैटलाइज। जो ग्लूकोज से हमारा पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है उसमें ये कितने स्टेप का प्रोसेस है? 10 स्टेप का प्रोसेस है, और 10 स्टेप में 10 डिफरेंट एंजाइम का यूज होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विथ 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, जो कि यहाँ पे 10 डिफरेंट एंजाइम यूज हो रहा है, ये बहुत वैरी करता है अपने पाथवे में। कैसे? इसका जो इंड प्रोडक्ट हम डिफरेंट भी आ सकता है अगर हम इसका जो कंडीशन और एंजाइम चेंज कर दे। तो जैसे अगर इन आवर स्केलेटल सिस्टम, हमारे स्केलेटल सिस्टम में एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा क्या? ठीक है, वही ये जो सेम रिएक्शन जहाँ पे पायरुविक एसिड फॉर्म कर रहा है हमारे स्केलेटल सिस्टम में एनारोबिक कंडीशन यानी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? हमारा लैक्टिक एसिड। वही अगर हमारा अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो देखिए स्केलेटन सिस्टम में जो हमारा ग्लूकोज क्या फॉर्म करेगा? लैक्टिक एसिड। वही हमारे नॉर्मल कंडीशन यानी एरोबिक कंडीशन में यहाँ पे कह सकते हैं ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, तो क्या फॉर्म करेगा? पायरुविक एसिड। वही हमारा अगर बात करें इन ईस्ट, एक तरह ईस्ट क्या हमारा ये ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एक तरह का प्रोसेस है। द सेम पाथवे यानी ग्लूकोज और 2-पायरुविक एसिड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, एक तरह का अल्कोहल है, जो कि सेम पाथवे यहाँ पे जो पाथवे शो कर रहा है। वही अगर हम बात करें इन ईस्ट में, यानी ईस्ट में कौन सा प्रोसेस में? फर्मेंटेशन के दौरान सेम पाथवे हमारा क्या फॉर्म करेगा? इथेनॉल का। ठीक है, हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि इन डिफरेंट कंडीशन लाइक एनारोबिक कंडीशन, एरोबिक कंडीशन या फिर फर्मेंटेशन, ये हमारा क्या है? डिफरेंट कंडीशन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? एनारोबिक कंडीशन या फिर एरोबिक कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन, हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है। एनारोबिक कंडीशन में हमारा लैक्टिक एसिड, एरोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड, और फर्मेंटेशन में हमारा अल्कोहल। पर्टिकुलर किसका बात है करें तो हम इथेनॉल का। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा कैटालाइज्ड रिएक्शन है या फिर मेटाबॉलिक पाथवे रिएक्शन है, ये कैसे हमारे इंजाइमेटिक और
डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक तरह के मल्टी स्टेप प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम या फिर सेम एंजाइम इन्वॉल्व होंगे उनके पाथवेज में, और इनके जो इन प्रोडक्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे कि हम किस तरह का कटलाइज यूज़ कर रहे हैं और किस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर पूछे कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट द सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। सिंपल सी बात है कि वही जहाँ हम देख रहे थे कि बिना एंजाइम का जो हमारा कार्बोनिक एसिड बन रहा था H2CO3, वो कितना बन रहा था 200 पर आवर। वही हमारे एंजाइम के प्रेजेंट में हमारे कितना बन रहा था 6 लाख पर सेकेंड। यानी अब हम देखा कितना 6 लाख पर सेकेंड, जो कि 10 मिलियन टाइम ज़्यादा था किसके प्रेजेंस में, हमारे एंजाइम के प्रेजेंस में। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना जो हाई रेट प्रोडक्शन हुआ कितना हुआ था इस केस में, हम जब कंपेयर किया तो 10 मिलियन टाइम्स। ये जो 10 मिलियन टाइम्स का जो रेट इंक्रीज कर रहा है ये कैसे पॉसिबल है, तो आइए हम देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर्स टू अ रिएक्शन। तो फिर बोला कि जो केमिकल और जो मेटाबॉलिक कन्वर्जन हो रहा था, जैसे हम ग्लूकोज और पायरुविक एसिड की बात करें, ये हम इसको एक सिंपली रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, कैसा रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो द केमिकल विच इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। यहाँ पे जो ग्लूकोज है, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लूकोज और यहाँ पे हम पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या कहलाएगा, द केमिकल विच इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट हमारा, तो ये जो केमिकल है ये क्या कहलाएगा हमारा substrate. Hence, an enzyme that is protein with 3-dimensional structure, including an active site. तो एंजाइम क्या है, वैसा प्रोटीन जो कि 3 डायमेंशनल होगा और क्या इंक्लूड करेगा, एक्टिव साइट, कन्वर्ट सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये जो क्या करेगा, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में फॉर्म करेगा क्या, हमारा एंजाइम। और एंजाइम की कैसा एंजाइम होना चाहिए, 3 डायमेंशनल इंक्लूडिंग इट्स एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्यों, इसी एक्टिव साइट में हमारा क्या हो जाएगा, इसी एक्टिव साइट में जो हमारा पॉकेट और सर्विसेज था इसी में हमारा क्या करेगा, सब्सट्रेट फिक्स होगा। द सब्सट्रेट एस, हम सब्सट्रेट को किसे डिनोट करेंगे, एस से, सिंबॉलिकली हैज टू बाइंड विद एंजाइम इट्स एक्टिव साइट विद इन द गिवन लेफ्ट ऑफ पॉकेट। अगर हम बात करें ये एंजाइम का, एक हम यहाँ पे पॉकेट बनाते हैं, तो इसी पॉकेट में हमारा क्या करेगा, सब्सट्रेट को बाइंड करना होगा। ठीक है, इसी लेफ्ट में, इसी पॉकेट में, और इस पॉकेट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। द सब्सट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। डिफ्यूज करने का मतलब क्या कि सब्सट्रेट अगर यहाँ पे है तो इस चीज़ को यहाँ पे मूव करना होगा, इस सब्सट्रेट में जाके से बाइंड करना होगा और इसे यहाँ पे जाके डिफ्यूज करना होगा, मूवमेंट एक तरह का। एंड ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एन EX कॉम्प्लेक्स। ऑब्लिगेटरी करने का मतलब क्या, ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, EX कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना ही होना है। अगर यहाँ सब्सट्रेट है और यहाँ पे एंजाइम है तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा ES, फर्दर जाकर प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा। तो ये जो ES का क्या, ES का जो फॉर्मेशन होगा क्या है, एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन होना जरूरी है। E स्टैंड फॉर एंजाइम यहाँ पे, ठीक है, और S स्टैंड फॉर क्या है हमारा सब्सट्रेट, और E स्टैंड फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज द ट्रांजिशन फिनोमेना, मतलब टेम्परेरी नहीं है, टेम्परेरी फिनोमेना है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ट्रांजिशन फिनोमेना। जो ES फॉर्मेशन जो है, इस ES कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन क्या है, हमारा ट्रांजिशन फिनोमेना है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे हम आगे जाके, बट ये जो ES का फॉर्मेशन है वो हमारे लिए कंपल्सरी है। बिना ES फॉर्मेशन हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस एक तरह क्या है, हमारा लिंकिंग है या फिर ट्रांजिशन फिनोमेना। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सब्सट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम इन एक्टिव साइट, a new structure of the substrate is formed called transition state structure। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे एक एंजाइम लेते हैं, ठीक है, इस एक्टिव साइट के साथ, और यहाँ पे एक हम सब्सट्रेट लेते हैं, ठीक है, अब आगे जाके क्या होगा, इस एक्टिव साइट में यहाँ पे ये क्या है, हमारा एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में क्या है, हमारा एक एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच रिएक्शन होगा, डिफ्यूजन होगा, फॉर्म करेगा एक न्यू स्टेट, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहा है कि न्यू स्ट्रक्चर, ये क्या है, न्यू स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग स्लैश मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। अब यहीं पे क्या होगा, जब ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ जो एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच में अपना जो बॉन्ड ब्रेक या फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, इस एंजाइम से हमारा जो प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, यहाँ पे ES का फॉर्मेशन, फिर यहाँ पे एंजाइम और यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेरी सुन आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग स्लैश मेकिंग इज कंप्लीटेड, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। इन द अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट आया था वो इस ट्रांजिशन स्टेट में जाके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर गया है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांजिशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। अब ये जो पाथवे फॉलो कर रहा है एस से ई से प्रोडक्ट, ये किसके थ्रू पास करना चाहिए? हमारा एक ट्रांजिशन स्टेट के स्ट्रक्चर के थ्रू। ये जो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांजिशन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। देखिए जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ जो सबस्ट्रेट से, तो किसके थ्रू पास कर रहा है? एक ईएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू या फिर हम कहते हैं ट्रांजिशन स्ट्रक्चर के थ्रू। But there could be many more altered structure state between the stable substrate and the product। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हम सबस्ट्रेट ले और यहाँ पे हम एंजाइम लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्म करेंगे। अब प्रोडक्ट फॉर्म यहाँ पे एंजाइम है, तो इन दोनों के बीच में जो ES कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, यहाँ पे बहुत हो सकता है। क्या हो सकता है? E-1, E-S या फिर ES डबल डैश। तो हम यहाँ पे 3 ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट देयर आर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट फॉर्म करता है बीच में। जरूरी नहीं कि ऐसा क्यों, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्म करने के लिए। implicates in this statement is the fact that all the other intermediate structural states are unstable। यानी कहने का मतलब क्या है, सबस्ट्रेट क्या है हमारा, इधर का स्टेबल प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट भी क्या हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है। बाकी बीच में जितने स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ट्रांजिशन स्ट्रक्चर, वो हमारे क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजिशन फिनोमेना के दौरान हमारे क्या होता है? ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या होता है हमारा? अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ठीक है, हम याद रखेंगे इसे। क्या होता है कि अनस्टेबल। स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द स्ट्रक्चर। अब स्टेबिलिटी जो हम देख रहे थे किसका? सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट का। और हमारा अनस्टेबल क्या था? ES कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबल और अनस्टेबल जो हम कंपेयर करते हैं वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पे एनर्जी स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट कैसा है, ठीक है। अगर हायर एनर्जी होगा तो अनस्टेबल होगा, लोअर एनर्जी होगा तो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड प्रोडक्ट। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या एक्सिस है। इसको हम अभी देखते हैं अच्छे से ध्यान से, ठीक है। देखिए वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। अगर यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट है और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वाई एक्सिस पे हम क्या डिनोट करते हैं? इन पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट को। और हमारा जो एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग दिस, ठीक है। अंत में तो प्रोडक्ट बना और यहाँ पे सबस्ट्रेट था, तो इस बीच में यहाँ पे अगर डिफरेंट टाइम पे हम देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या होगा। तो जो एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या रिप्रेजेंट होता है? ट्रांजिशन स्टेट। और वाई एक्सिस पे क्या डिनोट होता है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बोला कि इफ द P यानी प्रोडक्ट is at lower level than S, then the reaction is called an exothermic reaction। देखिए ऐसा क्यों? अगर यहाँ पे एनर्जी का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे अगर हम कंपेयर करें तो सबस्ट्रेट क्या है? ऊपर है और प्रोडक्ट क्या है? नीचे है। तो ऐसे स्टेट में सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जब नीचे जाएगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज करेगा। कहने का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल इतना है, ठीक है, और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल इतना है। तो जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जाना होगा तो ये जो एनर्जी गैप बचा, इस एनर्जी को अपने बाहर निकलना होगा। तो ये एनर्जी क्या होगा? यहाँ पे हीट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस हीट के फॉर्म में जब बाहर निकलेगा तो हम कहेंगे क्या? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इफ द प्रोडक्ट इज एट लोअर लेवल देन इज, देन द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वन नीडेड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग और इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब इसमें कहना क्या है कि जब भाई सबस्ट्रेट ही यहाँ पे है, ठीक है, इस हाई लेवल पे, और प्रोडक्ट है आपका इस लेवल पे, तो यहाँ पे इसको निकलने के लिए हमारे ये जो एनर्जी लेवल है, ये इसे तो बाहर आना है, तो हमें यहाँ पे कोई हीट देने की आवश्यकता है ही नहीं, इसमें हीट खुद ही निकलेगा, ठीक है।
However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, ऐसा spontaneous reaction क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें हमें हीट का कुछ सप्लाई करना नहीं होगा, वो खुद ही हो जाएगा. अभी गिब्स एनर्जी ये सब क्या है, सब केमिकल काइनेटिक्स का रिएक्शन है, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. और इंडोथर्मिक रिएक्शन और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इससे एनर्जी को इसमें प्रोवाइड करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर प्रोडक्ट यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट यहाँ है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट को प्रोडक्ट के पास जाना होगा. ठीक है. तो इतना ये तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है. नहीं, ये जो एनर्जी है इतना एनर्जी है हमारा, क्या होगा, इस एनर्जी को इतना एक्स्ट्रा एनर्जी हमें इसे देना ही होगा. ठीक है. तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो सब्ट्रैक्ट से ज़्यादा है. तो ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर्टिकुलर हम कहाँ अच्छे से पढ़ेंगे, हम केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का. बट यहाँ पे बस हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम से कि अगर सब्ट्रैक्ट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा है तो इस दौरान क्या होगा, ये जो एनर्जी होगा ये हमारा बाहर निकलेगा और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब बोला द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशनल स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. हाँ, ये लाइन तो भूल गया यहाँ पे कि वेदर इट इज एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और इंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, इस हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और द ट्रांजिशनल स्टेट. बोला कि अगर या फिर अगर हम देखें इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, इन दोनों के बीच में जाने के लिए किसी भी इनमें से हर किसी को अपने एक ट्रांजिशन स्टेट से जाना होता है. ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, इस पीक पे होगा ट्रांजिशन एनर्जी का. ट्रांजिशन स्टेट या फिर जो होगा ये सबसे पीक पे होगा. और इधर यहाँ पे अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन को इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाना ही जाना होता है. ठीक है. वही बोल रहा है कि द डिफरेंस in the average energy content of S from that of the transition state is called the activation energy. अब इस ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल यहाँ पे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट का एनर्जी लेवल क्या है, यहाँ पे. ठीक है. तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये है, ये है ना. कैसे ये है मैं दिखाता हूँ. रुके. एक्टिवेशन एनर्जी समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एक्टिवेशन एनर्जी समझे हमें समझ में नहीं है कि रिएक्शन को इतना फास्ट कैसे कर रहा है हमारा एंजाइम. ठीक है. देखिए अगर मान के चलते सब्ट्रैक्ट पहले से यहाँ पे होने का मतलब क्या है, वाइक्स के पास इसके ऑलरेडी के पास इतना एनर्जी है. ठीक है. अब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल यहाँ पे है. ठीक है. तो इसके बाद हम कहेंगे क्या है कि ये इसके पास इतना एनर्जी है. ठीक है. क्या इतना एनर्जी है. अब इतना एनर्जी है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस की एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी डिफरेंस होगा. यानी जो सब ट्रांजिशन स्टेट के पास कितना एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी ज़्यादा है. तो यही एक्स्ट्रा एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. तो द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सब्ट्रैक्ट, इससे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. तो इस यही एक्टिवेशन एनर्जी है. एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन सब्ट्रैक्ट टू द प्रोडक्ट इजियर. अब एंजाइम यही क्या करता है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है. ठीक है. देखिए जैसे ये क्या है, बिना एंजाइम का जो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कितना ज़्यादा है, और वही जो हम इसे एंजाइम के साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए कम हो गया. तो भाई जिसका कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो जल्दी इजली रिएक्शन पास कर देगा. मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मान के चलिए कि एक ढलान है. देखिए यहाँ पे एक कोई आदमी बैठा हुआ, ठीक है, एक पहाड़ है, ऐसे नीचे जाना है, और एक दूसरा पहाड़ आपको यहाँ पे जाना है. ठीक है. तो यहाँ इंड प्रोडक्ट पे पहुँचने के लिए किसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको, क्योंकि भाई इसको पहले इतना एनर्जी पास करना होगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ आना होगा. वही अगर कम ढलान में तो कितना पास होगा, बस यहीं से यहीं जाओ फिर यहाँ से तुरंत आ जाओ. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहा है, इस मतलब एंजाइम क्या कर रहा है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो फास्ट होने लगता है. ठीक है. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट और ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी करते हैं, और एंजाइम हमारा क्या करता है, इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है. ठीक है. तो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी. कौन सा दिस एनर्जी कहने का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सब्ट्रैक्ट टू प्रोडक्ट इजियर. ठीक है. अब नेचर ऑफ एंजाइम हम अगले लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. तो
आज के लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा एंजाइम के बारे में। आज हमने क्या क्या देखा, देखिए एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं। आज हमने एंजाइम के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी, एंजाइम किसको कहते हैं, और एंजाइम हमारा प्रोटीन है, और एक एक्सेप्शन है इसमें न्यूक्लिक एसिड का होता है, वो कौन सा राइबो एंजाइम है। बाकी जो हमारा एंजाइम प्रोटीन और प्रोटीन तीनों फॉर्म में हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो हम एंजाइम किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम स्टडी करते हैं बेसिकली बायो में और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम एक्टिव साइट को देखते हैं, जो कि इधर क्या है, सर्विक्स और क्लेफ्ट है। फिर हम उसका कंपेयर इनऑर्गेनिक कटलिस्ट और बायो कटलिस्ट से करते हैं। इनऑर्गेनिक कटलिस्ट और बायो कटलिस्ट का सबसे मेजर डिफरेंसेस अगर हम देखें तो हम टेम्परेचर के तौर पे ही देखते हैं। अगर उसमें क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कटलिस्ट जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, हाई प्रेशर पे भी, वो हमारा एंजाइम क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे डैमेज होता है, या फिर हम कह सकते हैं डीनेचर हो सकता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में यही देखा था, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड डिग्री का जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होने लगता है, और जिसकी वजह से हमारा जो सेकेंड और थर्ड डिग्री जो प्रोटीन होता है वो टूटने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर का इफेक्ट हमारा अभी तक हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कुछ देखा नहीं था, यानी पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज में उतना परफॉर्म नहीं किया था, मतलब उतना असर नहीं देखा था। तो हम यही कहते हैं कि जो डीनेचर ऑफ प्रोटीन सेकेंड और थर्ड डिग्री का होता है, फर्स्ट डिग्री का नहीं। फिर हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा, केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स के देखा, फिजिकल केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है उसमें भी हमने देखा। फिजिकल रिएक्शन में हमने चेंज ऑफ शेप और स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात किया। केमिकल रिएक्शन में हमने इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा, जिसके दोनों में हमारा कॉमन क्या था कि बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और नहीं बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फिर हमने उस केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में जाना, उसके स्पीड के बारे में जाना, डायरेक्शन देने के बाद वेलोसिटी, और किस तरह वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कैसे 10 डिग्री राइट करने से कम हो रहा है, 10 डिग्री राइट से कैसे कम हो रहा है, वो भी हमने देखा। फिर उसका एग्जाम्पल्स हमने इंजाइमेटिक रिएक्शन के साथ देखा, इस केमिकल रिएक्शन के साथ कि कैसे इंजाइम आने से केमिकल रिएक्शन या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, कितना चेंज हुआ। कि एग्जाम्पल हमने कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स की हेल्प से देखा था, इंजाइम था। फिर हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में देखा कि कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन इंजाइम की हेल्प से हो रहा है, और कितना मल्टीपे पाथवेट है, और डिफरेंट कंडीशन पे इनका इन प्रोडक्ट कैसे डिफर कर सकता है। जैसे स्केलेटन सिस्टम में हमारे एनारोबिक कंडीशन के दौरान लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्मल एनारोबिक कंडीशन में पायरुविक एसिड और एस्ट फर्मेंटेशन के दौरान हमारा इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। कह सकते हैं डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है डिफरेंट इंजाइम की हेल्प से। फिर हमने देखा कि जो इंजाइम जो हमारा सच हाई रेट केमिकल कन्वर्जन है भी हम कह सकते, जो हम कार्बनिक एनहाइड्राइड जो 10 मिलियन टाइम कर रहा था, वो कैसे कर रहा था उसका हमने पता किया। वो तो हमें पता क्या चला कि जो इंजाइम में जो एक्टिव साइट होता है वहाँ पे जो सेपरेट डिफ्यूज करता है और एक इंजाइम सेपरेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक ट्रांजिशन फिनोमेना होता है, कह सकते हम टेम्परेरी फिनोमेना होता है। टेम्परेरी तो होता है, लेकिन वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि जो उसका एनर्जी होता है वो हाई होता है, किससे, सब्सट्रेट और प्रोडक्ट दोनों से। और किसी भी सब्सट्रेट और प्रोडक्ट जाने के लिए इस इंजाइम सेपरेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाना कंपलसरी है, बिना इसके जाए हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हमने रिएक्शन को देखा, जिसमें देखा कि इंजाइम कैसे इस रिएक्शन कैसे इतना फास्ट रिएक्शन करा। तो हमें पता चला कि जो इंजाइम होता है वो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली क्या है कि जो एनर्जी स्टेट इंजाइम और सेपरेट कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी है और सेपरेट का जो एनर्जी है, हम दोनों का जब डिफरेंस निकाल रहे थे तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कर रहे थे, वही इंजाइम इस चीज़ एक्टिवेशन एनर्जी को ही एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय, स्टे मोटिवेटेड।